एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो आज हम देखेंगे कि जो जो चीज़ें हमने एब्जॉर्ब की हैं तो वो किस तरीके से एसिमिलेट होती हैं और वो किस तरीके से जो अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो किस तरीके से शरीर से बाहर निकलता है। तो दो प्रोसेस छोटे छोटे आज हम लेके आए हैं आज के टॉपिक में, एसिमिलेशन एंड इजेशन। फर्स्ट करते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस बाय विच, जिसके द्वारा सेल यूज, जो सेल है या जो सेल्स या टिश्यू, जो सेल और टिश्यू यूज एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए थे उनको सेल यूज करती है फॉर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी, वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी कि एनर्जी के लिए, मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए, सिंथेसिस ऑफ न्यू बायो मॉलिक्यूल्स और बायोकेमिकल्स के लिए। तो सेल उनको अलग अलग तरीके से उन न्यूट्रिएंट्स को यूज करती है। कौन से न्यूट्रिएंट्स को यूज करती है? एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स हमने एब्जॉर्ब किए हैं उसके इस यूज करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। अब देखो, जैसे हमने कल आपको बताया, जब कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल डाइजेस्टिव हो जाता है तो वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो क्या है? ग्लूकोज। और जो फैट वो भी बिल्कुल स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो किसमें? फैटी एसिड। और जो हमारी प्रोटीन है वो भी बिल्कुल छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और उसका नाम क्या है? अमीनो एसिड्स। तो आज हमने इन सभी जो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो इन लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड से टूटने के बाद बने हैं उनका एसिमिलेशन देखना है। जैसे पहले हम करते हैं, पहले एसिमिलेशन ऑफ ग्लूकोज, एसिमिलेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जैसे ग्लूकोज भी हो सकता है, वो गैलेक्टोज भी हो सकता है, वो फ्रैक्टोज भी हो सकता है। तो हम इनको एक कॉमन नाम देने लग रहे हैं, शुगर। क्या नाम देने लग रहे हैं? शुगर। शुगर का मतलब है उसमें ग्लूकोज भी है, उसमें फ्रैक्टोज भी है, उसमें गैलेक्टोज भी है। ठीक है, तो उनको हम कॉमन क्या नाम देने लग रहे हैं? शुगर। तो क्या होगा? आप सबको पता है जो शुगर है, शुगर इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसमें से जो वो शुगर निकलता है ग्लूकोज, फ्रैक्टोज या गैलेक्टोज के रूप में, वो हमें एनर्जी देता है। ठीक है, इट मीन्स इसका ये मतलब हुआ मैक्सिमम शुगर इज यूज्ड फॉर एनर्जी, यानी कि जो बहुत सारा जो शुगर है वो एनर्जी के रूप में हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं। अगर मान लीजिए शुगर की मात्रा ज्यादा है तो फिर क्या होगा? फिर वो स्टोर हो जाएगा। एक्सेस ऑफ शुगर गोज टू लीवर। अगर ज्यादा, जितनी आवश्यकता थी, अगर हमने उससे भी ज्यादा अगर शुगर या कार्बोहाइड्रेट खाया है तो वो लीवर में चला जाएगा एंड कन्वर्टेड इनटू, एंड लीवर के अंदर एंड कन्वर्टेड इनटू
ग्लाइकोजन, कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। वो ग्लाइकोजन यानी कि बहुत सारा ग्लूकोज जब इकट्ठा हो जाता है तो वो एक बड़ी स्ट्रक्चर बन जाती है और उस बड़ी स्ट्रक्चर को हम ग्लाइकोजन कहते हैं। ये जो ग्लाइकोजन है, ये ग्लाइकोजन जो बन जाता है, ग्लाइकोजन स्टोर इन लीवर as well as in muscles। जितना ज्यादा ग्लाइकोजन बनेगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, लीवर में। और भी ज्यादा अगर बनता है तो वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, मसल्स में। हमारा लीवर, आपको हैरानी होगी, 100 ग्राम ग्लाइकोजन को स्टोर कर सकता है और हमारी जो ये मसल्स हैं ये 200 ग्राम ग्लाइकोजन को स्टोर कर सकती हैं। और जब हम फास्टिंग करते हैं, व्रत रखते हैं, तो जब हम भोजन नहीं खाते तो यही ग्लाइकोजन टूट के हमें एनर्जी भी देता है। हम ये लिख सकते हैं, ये बात क्या लिख सकते हैं, ड्यूरिंग फास्टिंग के दौरान, ड्यूरिंग फास्टिंग दिस stored glycogen break down into glucose and provide energy। इसका मतलब जब हमें जरूरत होगी तो ये ग्लाइकोजन टूट के हमें दोबारा से एनर्जी देगा, और ज्यादा होगा तो ये ग्लूकोज इकट्ठा हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। अब अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो, और भी ज्यादा, मान लीजिए हमें जरूरत है 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने की और किसी ने बहुत ज्यादा खा लिया तो और ईटिंग कर ली, तो फिर ये ग्लूकोज फैट के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है। एक्सेस, ये खास बात, एक्सेस ऑफ शुगर ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू, ये खास बात, ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू फैट। यानी कि बहुत ज्यादा जो ग्लूकोज या शुगर या जो कार्बोहाइड्रेट खाएगा वो फैटी भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो गया, वो ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और फैट शरीर के अंदर डिपॉजिट होने से जो पर्सन है वो मोटा हो जाएगा। ऐसे ये था हमारा एसिमिलेशन ऑफ शुगर। अब हम करते हैं एसिमिलेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अब किसका एसिमिलेशन किया है, पहले शुगर का किया है, अब किसका करेंगे, अमीनो एसिड का, फिर किसका करेंगे, फैटी एसिड का। तो एसिमिलेशन ऑफ अमीनो एसिड्स लिखेंगे। आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ या आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, it converting after digestion of protein amino acids will formed, amino acid will formed। यानी कि जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो अमीनो एसिड बन जाते हैं। ठीक है, these amino acids, ए का मतलब अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब्ड, और फिर ये एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं एंड फाइनली गोज टू लीवर, और ये भी किसके पास चले जाते हैं, लीवर के पास। यानी कि जो प्रोटीन टूटा उससे अमीनो एसिड निकले, अमीनो एसिड एब्जॉर्ब किए गए, फिर ये एब्जॉर्ब करने के बाद ये
लीवर के पास पहुंचा दिए गए। अब लीवर क्या करता है देखिए, लीवर यूज these amino acids for synthesis of किस चीज के लिए, जैसे इसमें कोई स्ट्रक्चरल, ये खास बात, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन बनाने के लिए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन बनाने के लिए, यानी कि ये जो ये लीवर है ये इन अमीनो एसिड का किस रूप में इस्तेमाल करेगा, अमीनो एसिड को या तो कोई स्ट्रक्चरल या कोई फंक्शनल प्रोटीन बनाएगा। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन का मतलब है डीएनए बनाने में, आरएनए बनाने में या एंजाइम बनाने में इसका इस्तेमाल ये करेगा। ये एंजाइम, आरएनए, डीएनए ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन है जो सेल की सारी की सारी गतिविधियों में शामिल होती हैं। तो कहने का मतलब है जो अमीनो एसिड एब्जॉर्ब की थी वो लीवर के पास चली गई, फिर लीवर ने इन अमीनो एसिड को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट कर दिया और ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन के रूप में ये बन जाएंगे तो काम चल जाएगा। बट बात आती है अगर ज्यादा अमीनो एसिड आ जाए तो फिर क्या होगा, ये भी खास बात ध्यान देने योग्य है। सरप्लस या एक्सेस अमीनो एसिड्स, अगर अमीनो एसिड ज्यादा है हमारी रिक्वायरमेंट से, सरप्लस और एक्सेस अमीनो एसिड आर ब्रेक डाउन इन लीवर इनटू यूरिया, यानी कि अगर ज्यादा अमीनो एसिड हैं तो उनको लीवर फिर तोड़ देगा और यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देगा। किसके अंदर? यूरिया के अंदर। एंड दिस यूरिया इज पास आउट थ्रू यूरिन, और इस यूरिया को यूरिन के थ्रू पास आउट कर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन था आपने यहाँ पे पूछा नहीं सर, एक्सेस ऑफ जो शुगर था वो तो फैट के अंदर कन्वर्ट हो गया था, क्या ये नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर ज्यादा अमीनो एसिड है, सरप्लस अमीनो एसिड हमारी रिक्वायरमेंट से, तो बेटा वे बॉडी के अंदर स्टोर बिल्कुल नहीं हो सकते, तो उनको लीवर तुरंत ब्रेक डाउन करके यूरिया में कन्वर्ट कर देगा, फिर यूरिया यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि excess amino acids will not be stored in liver as कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट या शुगर हमने लिया था तो वो तो उसके अंदर क्या हो गया था? स्टोर, लेकिन ये स्टोर नहीं हो सकते और शरीर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। ठीक है, ये हमने किया है एसिमिलेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब हम करेंगे एसिमिलेशन ऑफ फैटी एसिड। अब क्या है? एसिमिलेशन ऑफ फैटी एसिड, क्योंकि पहले हमने किया था एसिमिलेशन ऑफ शुगर, फिर हमने किया था एसिमिलेशन ऑफ अमीनो एसिड, और अब हम करने लग रहे हैं एसिमिलेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, अब देखेंगे फैटी एसिड। आप जानते हैं कि जो फैट है वो किस रूप में एब्जॉर्ब होता है? चाइलो या काइलोमाइक्रोन्स के रूप में। वी नो दैट फैट is absorbed in the form of काइलोमाइक्रोन एक टर्म आई थी जो हमने कल की थी। वो कौन सी टर्म है?
काइलोमाइक्रोन। इसमें इसका मतलब क्या है, जब प्रोटीन प्लस लिपिड प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फोरस एटसेट्रा जब मिल जाए, यानी कि प्रोटीन, लिपिड, नाइट्रोजन बेस और जब फॉस्फोरस वगैरह सब मिल जाए तो एक स्ट्रक्चर बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रोन। और ये हमें पता होना चाहिए जो हमारा फैट है वो किस रूप में एब्जॉर्ब होता है, काइलोमाइक्रोन के रूप में। अब यानी कि क्या होगा, काइलोमाइक्रोन goes to blood from lymphatic system, यानी कि ये जो लिम्फेटिक सिस्टम, देखो एक हमारा ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है, एक हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो जो ये हमारे काइलोमाइक्रोन है ये कहाँ एब्जॉर्ब होंगे, लिम्फेटिक सिस्टम में, और फिर ये लिम्फेटिक सिस्टम से किस में चले जाएंगे, ब्लड के अंदर। एंड इन ब्लड goes to cell for synthesis of, सेल के पास चले जाएंगे क्या बनाने के लिए, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए, उनकी मेम्ब्रेन बनाने के लिए, सेक्स हार्मोन बनाने के लिए एटसेट्रा। यानी कि आप समझ गए होंगे अब 3 अहम बातें हैं। फैट किस रूप में एब्जॉर्ब होता है, काइलोमाइक्रोन। कौन सा सिस्टम एब्जॉर्ब करता है, लिम्फेटिक सिस्टम। फिर ये कहां पहुंच जाता है, ब्लड के अंदर। फिर ब्लड से ये किसके पास पहुंचता है, सेल के पास। और फिर सेल इस काइलोमाइक्रोन को या जो एब्जॉर्ब्ड फैट है उसको किस रूप में इस्तेमाल करती है, कोलेस्ट्रॉल के रूप में, मेम्ब्रेन बनाने के रूप में, या फिर सेक्स हार्मोन बनाने के रूप में इसका इस्तेमाल कर लेती है। अगर फिर भी फैट ज्यादा है तो फिर क्या होगा, वो बॉडी के अंदर, हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, हमारे लीवर के अंदर, हमारी मसल्स के अंदर वो स्टोर हो जाएगा। मैं लिख देता हूं ये बात, एक्सेस ऑफ फैट stored in मसल्स, वो मसल्स के अंदर कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू हैं जैसे एडिपोसाइट सेल्स हैं, आपने 9th में भी पढ़ा था, एडिपोसाइट सेल्स, वे सेल्स जो फैट स्टोर करती हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट है। लीवर एटसेट्रा वहां पे स्टोर हो जाएगा। और आप सबको पता है जितना ज्यादा अगर हमारा ये फैट स्टोर होगा, आदमी उतना ही मोटा होता चला जाएगा, क्योंकि उसकी मसल्स का भी साइज बढ़ जाएगा, उसकी बोन का, एडिपोसाइट सेल का, वो सब बढ़ता चला जाएगा साइज, जिसके कारण वो हमें मोटा लगने लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा एसिमिलेशन का मतलब मैं फिर बता रहा हूं कि जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए हैं, अब उन न्यूट्रिएंट्स को सेल यूज करेगी अपनी अलग अलग बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। और मैंने आज 3 तरीके के जो फूड हमने जो खाए थे उन सभी का एसिमिलेशन आज बताया है कि फैट का एसिमिलेशन से क्या मतलब है, अमीनो एसिड के एसिमिलेशन से क्या मतलब है, और बेटे जो हमारा शुगर है उसके एसिमिलेशन से क्या मतलब है। अब जो चीज एब्जॉर्ब होनी थी वो एब्जॉर्ब हो चुकी, जो चीज एसिमिलेट होनी थी यानी कि यूज होनी थी वो यूज हो चुकी।
अब बात बचती है जो ना एब्जॉर्ब होती, ना डाइजेस्ट होती और ना एसिमिलेट होती। क्या हम उसको शरीर के अंदर रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते, वो हमारे कोई काम की नहीं है। इसलिए अब उस फूड को जो हमसे डाइजेस्ट नहीं होने लग रहा उसको शरीर से बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के इस प्रोसेस को इजेशन कहेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक है इजेशन। इजेशन का क्या मतलब है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको शरीर से बाहर निकालना। बड़ी खास इंपॉर्टेंट टर्म इजेशन। द प्रोसेस ऑफ removal of undigested food, the process of removal of undigested food। जो भोजन अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसको शरीर से बाहर निकालना। फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड, क्या कहेंगे हम उसको भाई? इजेशन। उसको हम इजेशन कहेंगे। और इसका एक और नाम हो सकता है, उसको डिफेकेशन भी कह सकते हैं। डिफेकेशन यानी कि सिंपल बात है रिमूवल ऑफ फीकल मैटर। ये जो फीकल मैटर है यही हम क्या कह रहे हैं? अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इजेशन। अब ये इजेशन काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इट इज ए मच कॉम्प्लेक्स प्रोसेस and it involves muscles of anus, abdomen and colon, which work in coordinate manner। यानी कि एब्डोमेन की मसल्स, हमारा कोलन पार्ट है जो लार्ज इंटेस्टाइन का, उसकी मसल्स और जो एनस की मसल्स हैं वो एक कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जिस तरीके से करेंगी तो इस फीकल मैटर को शरीर से बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, फीकल मैटर कंसिस्ट 65 to 75% वाटर। इसमें 65 to 75% वाटर होता है और 25 to 35% सॉलिड मैटर होता है। क्या होता है? सॉलिड मैटर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फीकल मैटर का जो कलर है वो किस पिगमेंट के कारण ऐसा होता है? द कलर ऑफ फीकल मैटर, द कलर ऑफ फीकल मैटर इज ड्यू टू, ये याद रखना, इज ड्यू टू स्टर्कोबिलीन नाम का एक पिगमेंट होता है। स्टर्कोबिलीन यानी कि जब आरबीसी टूटती है, बिलिरुबिन वगैरह बनता है, तो लीवर बिलिरुबिन को भी तोड़ के पिगमेंट बनाता है स्टर्कोबिलीन। ये पिगमेंट फीकल मैटर को स्पेसिफिक कलर देता है। जो फीकल मैटर है उसमें ज्यादातर वो फूड होता है जो हमसे डाइजेस्ट नहीं होता, तभी तो उसको हम अनडाइजेस्टेड फूड कहते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ
कंपोजिशन ऑफ फीकल मैटर, जो फीकल मैटर है उसकी कंपोजिशन देखेंगे। करीबन 30 से 35% तक इनडाइजेस्टिबल रफेज होता है। मैंने आपको बताया था ये रफेज हमसे डाइजेस्ट नहीं होता, इसमें सेलुलोज होता है। और 10 से 15% क्या होती है, यानी कि फैट। 10 से 15% क्या होता है, इनऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो इनऑर्गेनिक मैटर है वो भी 10 से 15% है, और फैट भी उसके अंदर 10 से 15% है। और जो हमारा 30% जो इसके अंदर है वो डेड बैक्टीरिया है, डेड बैक्टीरिया। और इसमें 1 से 2% क्या होती हैं, इसमें जो प्रोटीन है। यानी कि ये जो कंपोजिशन है ये फीकल मैटर की है, इसमें प्रोटीन भी, फैट भी, रफेज भी, इनऑर्गेनिक मैटर भी, ये सारी चीजें। वाटर और सॉल्ट का मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, इजेशन, फीकल मैटर, डिफेकेशन, कंपोजिशन ऑफ फीकल मैटर। आप क्या बता सकते हैं, राइट एनी 4 डिसऑर्डर related to digestive system, related to digestive system। तो वो कौन कौन से हैं, नंबर 4 आपको ये मैं नाम लिख रहा हूं, इसमें सिर्फ 2 लाइन और 2 सिम्टम्स आपने लिखने हैं। बड़े कॉमन हैं और बड़े आसान हैं, जैसे डायरिया, HOEA, DIARRHOEA, डायरिया। दूसरा वोमिटिंग, दूसरा क्या है, वोमिटिंग। तीसरा क्या है, कॉन्स्टिपेशन। चौथा क्या है, जॉन्डिस। ये गया। आपको इन 4 डिसऑर्डर पे, डायरिया क्या है, वोमिटिंग क्या है, भाई दस्त लगने, हैजा क्या हो जाता है, वोमिटिंग उल्टी पड़ना वो क्या हो जाता है, कैसे होता है, कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज है, जॉन्डिस जो हेपेटाइटिस या पीलिया हो जाता है। तो ये 4 इनके आपको क्या बताने हैं कि ये कैसे हो जाती हैं और इनमें क्या सिम्टम्स होंगे, बस आपको यही बताना है, ठीक है। ये आपका आज का असाइनमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है वो आपको लिखना है, हाउ, ये मैं लिखता हूं, जो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें भोजन किस तरीके से, हाउ फूड प्रोपेल का मतलब होता है मूव करना, चर्न का मतलब होता है टूटना, प्रोपेल का मतलब आगे की तरफ मूव करना, चर्न का मतलब होता है टूटना, एंड मिक्स, और वो मिक्स इन एलिमेंट्री कैनाल। यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने देखना है। हाउ फूड प्रोपेल, चर्न एंड मिक्स इन एलिमेंट्री कैनाल। यानी कि भाई हम भोजन खाते हैं, देखो माउथ से भोजन को खाया, भोजन आगे धीरे धीरे कैसे जाता है, किस तरीके से वो मिक्स होता है और किस तरीके से वो यानी कि टूटता है वो उसके अंदर। तो यानी कि 4 आंसर है फॉर दिस, इसके लिए 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट
3 types of movement in alimentary canal takes place. Alimentary canal takes place. ये 3 तरीके की मूवमेंट शो करती है जिसके कारण ये तीनों काम होंगे। जैसे नंबर ए, पहला यानी कि हम कह सकते हैं रिदमिक सेगमेंटेशन, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल है या जो हमारी गट है वो रेगुलर सेगमेंट्स में बढ़ती चली जाती है और वो भोजन आगे की तरफ भेजती रहती है। दूसरा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, रिदमिक सेगमेंटेशन ये भी क्या है, मूवमेंट, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब इसमें आपको पता ही हमने इसोफेगस में बताया था, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स जब होगा तो भोजन आगे की तरफ क्या करेगा, पुश। और तीसरा हमारा पेंडुलर मूवमेंट, यानी कि ये 3 तरीके की मूवमेंट होती है एलिमेंट्री कैनाल में, रिदमिक सेगमेंटेशन मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और पेंडुलर मूवमेंट। इन 3 तरीके की मूवमेंट के कारण फूड एलिमेंट्री कैनाल में आगे की तरफ भी प्रोपेल करेगा, चर्म थोड़ा बहुत टूटेगा और मिक्स भी हो जाएगा, आपस में मिक्स। तो ये था हमारा कि किस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड मिक्स होता है, टूटता है या आगे की तरफ बढ़ता है। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर।